स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात उन 21 पोस्ट कोड्स को लेकर करेंगे जो कि बिना एफआईआर वाले थे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन पर फैसला लेने वाले हैं। फिलहाल बड़े संकेत आज सीएम की ओर से दिए गए हैं और स्पष्ट तौर पर जानकारी हम आपके समक्ष ये रखेंगे कि आखिरकार कब तक इन पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जेबीटी बैच वाइज भर्ती पर भी नई अपडेट सामने आई है। एक तरह से नया ट्विस्ट अब इसमें सामने आ गया है। ये भी अपडेट बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। शास्त्री भर्ती वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगने वाला है, किस वजह से बताएंगे। और वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए एक राहत भरी खबर यहाँ जरूर है, जो अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो सारी अपडेट्स देंगे एक एक करके, लेकिन शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर से करना चाहेंगे। दरअसल दिव्य हिमाचल की ओर से एक मेधावी कार्यक्रम करवाया जाता है। हर वर्ष इसमें 400 मेधावी छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार 7 अगस्त को ये आयोजित हो रहा है और 400 छात्र छात्राओं को ही इस बार भी सम्मानित किया जाएगा। 7 अगस्त को 11 बजे ये कार्यक्रम शिमला में होने जा रहा है। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि इसमें ऐसे छात्र छात्राएं जो एचपी या सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हो और जिन्होंने टॉप किया हो 11वीं और 12वीं में, बिल्कुल अपनी ओर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आना चाहेंगे बुलेटिन की खबरों पर, क्योंकि मौसम से शुरुआत करना चाहेंगे। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है 31 जुलाई को और उसके बाद 1 अगस्त को। इन दोनों दिनों में एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। खासतौर पर कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर में बाढ़ जैसी संभावना भी बन सकती है। फ्लैश फ्लड को लेकर यहां देखिए चेतावनी जारी की गई है। हालांकि कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में तो बिल्कुल इसी तरह का वाक्य देखने में आया है। वहां पर बाढ़ में तस्वीरें एकदम से तब्दील हो गई। ये सोमवार रात की बात है जब बादल फट गया तोश गांव में और एक तरह से सनसनी भरा माहौल वहां पर हो गया था। चीख पुकार में माहौल बदल गया था। लोगों के घरों में पानी घुस गया था। चारों ओर से बाढ़ का पानी आ रहा था, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य जरूर शुरू कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी यहाँ ये दुख व्यक्त किया गया है तोश गांव के लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा नुकसान उन्हें देखना पड़ा है। बादल फटने का मामला जैसे ही सामने आया उसके बाद तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई। गांव का कायाकल्प ही हो गया और बहुत ही बदतर स्थिति में गांव आ गया था, क्योंकि चारों तरफ से पानी आ रहा था। लोगों के घर भी इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन को मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वहां जो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और जो प्रभावित हुए हैं घर, उसका मुआवजा भी लोगों को देने की बात हुई है। फिलहाल इस दौरान वहां पर कोई भी परेशानी में ना रहे, सभी की मदद की जाए, सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के साथ साथ उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान भी रखा जाए। ये भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़ी बात कही गई है। देखिए, हरियाणा नंबर की गाड़ी फिर तस्वीरों में वायरल हो रही है और कारण वही है कि अब इस गाड़ी में महिला स्टंट करती हुई नजर आई है। बार बार ये अपील पुलिस प्रशासन की ओर से भी की जा रही है पर्यटकों से कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर जिस तरह से स्टंट करने लगते हैं वो ठीक नहीं है। चलती गाड़ी में खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करना आखिरकार कहां तक उचित है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी की जान भी जोखिम में इससे आ सकती है। अब ये बात हम शिमला से छराबड़ा रोड की करना चाहेंगे, क्योंकि इसी मार्ग से होकर ये HR नंबर की गाड़ी गुजर रही थी। उसी वक्त महिला गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गई और स्टंट करना शुरू कर दिया। पिछली सीट पर जो युवक बैठा था वो महिला की वीडियो बना रहा था। ये तीखा मोड़ था, आगे से ट्रक भी आ रहा था और ओवरटेक करने की कोशिश हरियाणा नंबर की गाड़ी के चालक की ओर से की जा रही थी। फिलहाल इस गाड़ी का चालान हो गया है, लेकिन तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा दुख में भी यहाँ बदल सकती थी, यानी कि एक बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। ये ट्रक चालक के लिए भी जोखिम भरा हो सकता था, जो कि सामने से आ रहा था, और हरियाणा नंबर की गाड़ी में जो लोग सवार थे उनके लिए भी ये जोखिम भरा हो सकता था। एक तो ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा तीखा मोड़ है और तीसरी बात कि यहाँ महिला स्टंट करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, HAS की मुख्य परीक्षा के लिए अब आवेदन किए जा सकते हैं। वेबसाइट में जो तकनीकी खराबी चल रही थी, जिस वजह से लिंक ओपन नहीं हो रहा था, अब उस खामी को ठीक कर दिया गया है। 19 अगस्त तक ये आवेदन मांग लिए गए हैं अभ्यर्थियों से जिन्होंने इससे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम में अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। अब बिल्कुल मुख्य परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी ये लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहाँ बारीकी से जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, या कोई और भी क्वेरीज हो तो उसका जवाब अभ्यर्थियों
विद्यार्थियों को वहीं मिल जाएगा। देखिए, मंडी में कांग्रेस सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और ये एचआरटीसी पेंशनर्स की ओर से लगाए गए हैं। पहले ही इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि अब हर जिले में अपना आंदोलन ये शुरू करेंगे और इसका प्रभाव भी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मंडी से इन्होंने शुरुआत कर दी है। एचआरटीसी पेंशनर्स का आरोप ये है कि बहुत सारे वित्तीय भुगतान इन्हें नहीं किए गए हैं, ना मेडिकल रिम्बर्समेंट का लाभ इन्हें मिल रहा है, यानी कि मेडिकल बिलों का भुगतान भी इनका नहीं किया जा रहा है और एरियर डीए भी इनका बकाया है। समय से पेंशन को लेकर राशि भी की जारी नहीं की जा रही है। अगर हालत ऐसे ही रहती है तो सचिवालय का घेराव करने पर भी ये मजबूर होने वाले हैं। आज मंडी में इनकी ओर से बड़ी आक्रोश रैली निकाली गई थी और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। जल्द से जल्द अगर इनका भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, चेतावनी इनकी ओर से दी गई है। मवेशी की हत्या पर पहले भी हिमाचल प्रदेश में कई दफा बवाल हो चुका है। कुछ रोज पहले ही नाहन में इस तरह का मामला सामने आया था और अब कुल्लू जिला के गड़सा के माहुन गांव में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां गाय के बछड़े को मार दिया गया है। गोवंश की हत्या करने का मामला सामने आया और स्थानीय लोगों का आरोप ये है कि जम्मू कश्मीर की लेबर है जो निर्माणाधीन मकान में रह रही थी, इनकी ओर से ही गाय के बछड़े को बेरहमी से मारा गया है। दरअसल ये रात की बात थी जब इनके कमरे से काटने की आवाज़ आ रही थी। स्थानीय लोगों को भनक ज़रूर लग गई थी क्योंकि कुछ दिनों से गाय और उसका बछड़ा उस मार्ग पर घूम रहे थे, लेकिन बाद में गाय अकेली ही नज़र आई तो लोगों को शक हो गया कि कहीं ऐसा ना हो बछड़ा ये उठाकर ले गए हों और इनके कमरे से काटने की आवाज़ भी आ रही है। जब सोमवार को सुबह जाकर इन्होंने कमरे को चेक किया तो उस वक्त ये 6 के 6 लोग जम्मू कश्मीर से जो संबंधित है वहाँ से भाग गए थे और एक मांस का टुकड़ा स्थानीय लोगों के हाथ लगा। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, पुलिस ने डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब बछड़े के अवशेष भी मिल गए हैं। लोगों में भारी रोष है। इनकी ओर से मांग उठाई जा रही है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए इन 6 आरोपियों पर। अभी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी की पूछताछ भी की जाएगी, लेकिन इस सबके बीच तनावपूर्ण माहौल वहां पर बन गया है। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा आपत्ति इस पर जता रहे हैं और ऐसे लोग या ऐसे समुदाय के लोग जो कि गोवंश के साथ इस तरह की हरकतों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। गौ माता क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है और देखिए गाय को पूजा भी जाता है, माता के तौर पर उसे देखा जाता है। अगर यहाँ गोवंश के साथ या गाय के साथ इस तरह से मारकाट की जाएगी तो उसे कतई भी बर्दाश्त ये नहीं करेंगे और ऐसे लोगों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी सीधे तौर पर मांग उठाई जा रही है। तनावपूर्ण माहौल था, किसी तरह से कुल्लू पुलिस ने उस माहौल को शांत करने की कोशिश की है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि खुलेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। सड़क से गाय के बछड़े को उठा लिया जाता है, फिर काट दिया जाता है और फिर इधर उधर भी अवशेष फेंक दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? नाहन वाली घटना के बाद सबक क्यों नहीं लिया गया? तमाम तरह के सवाल अभी स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस पर उठाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली पहुंच गई हैं और इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है। संगठन से जुड़े कुछ एक मसले प्रतिभा सिंह की ओर से उठाए गए हैं और साथ ही साथ इन्होंने आपत्ति जताई है उस टिकट पर भी जो आनंद शर्मा को दिया गया था कांगड़ा संसदीय सीट से। दरअसल प्रतिभा सिंह का ये कहना है कि जल्दबाजी में वो टिकट दिया गया। लोकसभा टिकट्स को देने में पहले ही काफ़ी ज़्यादा कोताही की गई, यानी कि एक तरह से देरी भी कर दी गई और उसके बाद जल्दबाजी में ये टिकट दिए गए, जिस वजह से कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, उसमें भी टिकट आवंटन को लेकर ही अधिकतर कांग्रेस नेताओं की ओर से सवाल उठाए गए हैं और यही बात प्रतिभा सिंह ने दिल्ली जाकर भी कही है। पैरा टीचर्स कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट का दरवाजा इन्होंने इस वजह से खटखटाया है कि अब ये भी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांग रहे हैं। अभी पूर्व जयराम सरकार में ही इन्हें रेगुलर किया गया था और एक तरह से 2003 के तहत ये लग गए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर ही अपनी सेवाएं दे रहे थे, बार बार रेगुलराइजेशन की मांग उठा रहे थे। फिर जाकर इनकी डिमांड पूरी हुई पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में। लेकिन ये ज़रूर अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि दोबारा एक संघर्ष इनकी ओर से शुरू किया गया है। कोर्ट का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया है और ये भी अब नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी का लाभ यहाँ मांग रहे हैं। फिलहाल इसमें कुछ होता है या नहीं ये हम देखेंगे। और तकरीबन इन्होंने 8 से 9 साल तक भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर अपनी सेवाएं दी हैं और जब इन्हें लगा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर ये रेगुलराइजेशन की मांग उठाने लगे थे।
रेगुलराइजेशन की मांग भी कई वर्षों तक ये उठाते रहे, फिर जाकर पूर्व जयराम सरकार में इन्हें रेगुलर किया गया था। और अब सीनियरिटी का लाभ कितनी जल्दी इन्हें मिल पाता है या इतना ही इंतजार करना होगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, एक मामला है जो कि राजभवन पहुंच गया है। ये एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इनका कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में वर्तमान में सभी शिक्षक, गैर शिक्षक और छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित किया गया है, जिस वजह से ये संयुक्त रूप से इस निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं। इसमें यानी कि शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, जैसे कि एबीवीपी के कुछ छात्र कार्यकर्ता थे और गैर शिक्षक भी हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को हस्तांतरित कर देना, वो भी पर्यटन के लिए, ये गलत निर्णय है। छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सवाल इन्होंने उठाए हैं और इसी को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को इनकी ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखना होगा, क्योंकि इनका कहना है निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, पुनः इस पर विचार होना चाहिए। शिक्षा के लिए अगर कोई ज़मीन पहले से तय की गई थी तो उसे शिक्षा के लिए ही रखा जाए, आखिरकार उसे क्यों आगे पर्यटन के लिए बांटा जा रहा है, इस बात से इन्हें ऐतराज़ है। टेट फीस पर भी आज इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। ये एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में आज प्रदर्शन किया है। अभी शिक्षा बोर्ड की ओर से जो टेट की फीस बढ़ा दी गई है, ये भी उचित निर्णय नहीं है। एक ओर सरकार नौकरियां नहीं दे रही है और दूसरी ओर यहाँ परीक्षा फॉर्म की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। ये बेरोजगार हैं, ऐसे में अभिभावकों से भी पैसे मांगने में इन्हें शर्म आती है। पहले 800 से 1000 रुपए में जो ये फॉर्म भर लिया करते थे, अब 1200 से 1800 तक उसकी फीस की गई है। तो इनके साथ ये तर्कसंगत नहीं है, इस निर्णय को भी वापस लिया जाए, इस पर भी आज विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया और विभिन्न जिलों में भी इस तरह की तस्वीरें आज सामने आई हैं, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा नाराजगी इस निर्णय को लेकर भी जताई है और ये शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को जल्द से जल्द ये फैसला वापस लेना चाहिए, ये भी मांग इनकी ओर से उठी है। देखिए, टीजीटी बैच वाइज मॉडिफिकेशन पर भी नई अपडेट सामने आई है। तकरीबन 218 ऐसे मामले थे जहां या तो स्टेशन गलत अलॉट कर दिए गए थे या 2 टीजीटीज को एक ही स्टेशन दे दिया गया था। कई तरह की विसंगतियां थी और जब ये निदेशालय के चक्कर काटने लगे टीजीटीज, तो उसके बाद पता चला कि तकरीबन 218 ऐसे मामले हैं, या तो स्टेशन गलत अलॉट कर दिए गए हैं या फिर ऐसे स्कूलों में भी टीजीटीज को भेज दिया गया है जहाँ पहले से ही 1 या 2 सेम विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक हों। तो अब इस विसंगति को ठीक कर लिया गया है और ऑर्डर्स दोबारा से जारी हो गए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि एक ही दिन के भीतर इन टीजीटीज को ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है, यानी कि अगले कल 31 जुलाई को ही इन्हें ज्वाइनिंग करनी होगी, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर इसमें लेट लतीफ़ी बरती जाती है तो फिर अगले अभ्यर्थी को स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा। ये भी यहाँ शिक्षा निदेशालय की ओर से बात क्लियर की गई है। तो एक ही दिन है, इसमें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल, ये तीनों कैटेगरी शामिल हैं। इनकी ओर से ही शिकायत की गई थी, जिसके बाद दोबारा से मॉडिफिकेशन हो रही थी। अभी हमें लग रहा था जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वापस लौटेंगे असम से, शायद उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन अच्छी और राहत भरी बात यह है कि थोड़ी जल्दबाजी इसमें विभाग की ओर से ज़रूर दिखाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है और एक दिन के भीतर इन्हें ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है। अब जेबीटीज के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि डाटा मांग लिया गया है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ही। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डेप्यूटी डायरेक्टर से डाटा मांगा है, जिसमें ये पूछा गया है कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 5 से भी कम बच्चे हैं और कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 20 से भी कम छात्र हैं, यानी कि अलग अलग लिस्ट तैयार करनी होंगी। अब 5 से कम छात्रों वाले स्कूल्स की अलग लिस्ट तैयार होगी। 20 से कम संख्या वाले जो स्कूल होंगे जहां पर 20 से भी कम है छात्रों की संख्या, उनकी लिस्ट अलग से तैयार होने जा रही है, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा जेबीटी बैच वाइज भर्ती को लेकर। जेबीटीज की जहां जहां जरूरत होगी बैच वाइज आधार पर वहीं इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। तकरीबन इसमें भी देखिए 1100 पद हैं और इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस भर्ती के लिए भी। टीजीटी भर्ती क्योंकि अब हो चुकी है और तो और जो मॉडिफिकेशन वाले मामले थे उन्हें लेकर भी ऑर्डर्स हुए हैं, तो अब जेबीटी की भी उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंद गई हैं। लेकिन ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी शिक्षा मंत्री की ओर से कि प्राइमरी स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद करने पड़ सकते हैं या मर्ज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि 0 के बराबर भी वहाँ पर एनरोलमेंट है। और इस बात का विरोध भी शिक्षकों की ओर से जाहिर किया जा रहा है
कि कम संख्या वाले छात्रों के स्कूल को आखिरकार क्यों यहाँ बंद किया जा रहा है। वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है, अगर शिक्षक दे दिए जाएंगे तो अपने आप ही छात्रों की एनरोलमेंट भी बढ़ जाएगी। खैर आने वाले समय में कितना असर इसका भी होता है ये देखेंगे, लेकिन शुरुआत एक तरह से जेबीटी बैच वाइज भर्ती की भी हो चुकी है, क्योंकि लिस्ट मंगवा ली गई है सभी जिलों के डेप्यूटी डायरेक्टर से, और ये लिस्ट मंगवाई है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने। 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ही स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें इनका कहना है कि राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये 21 पोस्ट कोड्स वही हैं जो बिना FIR वाले हैं। पोस्ट कोड्स के नाम हम आपको बता देते हैं: 961, 966, 968, 969, 978, 982, 987, पोस्ट कोड 991, पोस्ट कोड 992, 993, 994, 997, 995 और पोस्ट कोड 1001, पोस्ट कोड 1002, पोस्ट कोड 1004, पोस्ट कोड 1006। अब इनका रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाएगा, क्योंकि राज्य चयन आयोग को रिजल्ट निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि जो मुख्यमंत्री सुक्खू है वही अधिकृत किए जाते हैं इन पोस्ट कोड्स के लिए, तो डिसीजन फाइनल मुख्यमंत्री की ओर से ही होना था और राज्य चयन आयोग को आगे निर्देश जारी हो चुके हैं, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब हो ना हो ज़्यादा देरी इसमें नहीं बरती जाएगी, जिस तरह के संकेत आज भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। एक और बड़ा बदलाव देखिए जो स्कूलों में होने जा रहा है वो क्या है कि अब मॉर्निंग असेंबली तो वैसे ही कंपलसरी कर दी गई है, लेकिन अब मॉर्निंग असेंबली में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराना होगा उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में। इससे देशभक्ति की भावना छात्रों में जागेगी, ये मुख्यमंत्री सुक्खू का मानना है। साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा का विषय अब कंपलसरी किया जा रहा है, ये एक तरह से दैनिक पीरियड होगा और अनिवार्य हो चुका है। स्वास्थ्य और आयुष की मदद से CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी अब प्रदान किया जाएगा। गुणवत्ता लाई जा रही है अब सरकारी स्कूलों में, पढ़ाई को लेकर भी, अन्य गतिविधियों को लेकर भी, और उसी का प्रभाव हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू भी इनसे मिले थे और हिमाचल प्रदेश से जुड़े विकासात्मक कार्यों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा की है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा ये किया है कि अभी तक काफ़ी सहयोग केंद्रीय मंत्री का हिमाचल के लिए रहा है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ हिमाचल सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो कि सभी उन योजनाओं को बंद करने पर लगी हुई है जो कि भाजपा के समय में शुरू की गई थी। फिर चाहे वो हिमकेयर योजना हो, गृहिणी सुविधा योजना हो, या 50% छूट जो महिलाओं को किराए में दी जा रही थी, अब उसे भी बंद किया जा सकता है। ये दावा नेता प्रतिपक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो बिजली सब्सिडी बंद की गई है उसका तो सबसे ज़्यादा विरोध जताया जा रहा है भाजपाइयों की ओर से, क्योंकि 125 यूनिट निःशुल्क बिजली पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही दी थी, ये सौगात उनकी ओर से ही दी गई थी। तो और अब हिमकेयर योजना पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जब से फैसला हुआ है कि निजी अस्पतालों में ये योजना अब लागू नहीं रहेगी। तो आखिरकार ये जनहित से जुड़े फैसलों को क्यों ठप किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है। शास्त्री भर्ती पर आना चाहेंगे। शास्त्री भर्ती काउंसलिंग देखिए हो रही थी, एक दिन हो गई थी, दूसरे दिन होने वाली थी, लेकिन बीच में ही इसमें स्टे लग गया था। फिलहाल अभी इसे होल्ड पर रख दिया गया है। 3 जुलाई को इसकी हियरिंग होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है। और अभी इसमें अपडेट इतनी ही सामने आई है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो होल्ड पर है, इससे ज़्यादा कुछ बड़ी जानकारी नहीं है। वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए लेकिन राहत भरी खबर है, 2 दिन में इनके नियुक्ति को लेकर ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे। दरअसल पहले इनके लिए भी नियुक्ति भरे आदेश जारी किए गए, लेकिन उसके बाद विड्रॉ कर दिए गए थे और अब ये सचिवालय के चक्कर काट रहे थे। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर ये आई है, सचिव पशुपालन की ओर से जानकारी दी गई है कि 2 दिन के भीतर ही ये दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इनकी नियुक्ति की लिस्ट सामने आने वाली है। फिलहाल फाइल सरकार के पास है, लेकिन ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। 2 या 3 दिन के भीतर ये नियुक्ति को लेकर ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे वेटनरी फार्मासिस्ट के। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।